गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेटर का सेशन, है ना। तो उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या पता होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कोऑर्डिनेटर जो वर्क करता है टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं MVC। ठीक है ना। MVC इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसके बारे में उसके बाद देखेंगे। MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो ये क्या है, तीनों चीजें क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो एमवीसी क्या करता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको 3 लेयर में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। एक्चुअली क्या करता है वो कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है उसको 3 लेयर में डिवाइड कर देगा और तीनों लेयर अपने इंडिविजुअल टास्क को रन करेंगे। जैसे एक अपना हो गया, मान लीजिए ये हो गया मॉडल वाला, ठीक है ना, ये एक लेयर हो गई। ठीक, एक हो गई अपनी व्यू वाली, और जो कंट्रोलर होगा उसके बीच में काम करेगा। ठीक है ना। अब क्या होता है इस केस में कि हमारा जो व्यू है, व्यू मतलब जो हमारा HTML पार्ट या फिर जो यूजर देखता है उसको क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं। व्यू हो गया ये हो गया कंट्रोलर, और ये हो गया अपना मॉडल। ठीक है ना। तो हमारा जो पूरा इंटायर एप्लीकेशन है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो व्यू HTML पार्ट है उसको एकदम से सेपरेट कर देंगे हम। अपना जो बिजनेस लॉजिक रहेगा कि हमारे जो व्यू है मतलब जो यूजर देख रहा है वो क्या चीज देखेगा, कितना देखेगा, क्यों देखेगा, ये सब डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोलर। और कंट्रोलर को जरूरत पड़ेगी डेटा की कि जो डेटा अपने को क्या है व्यू में दिखाना है वो कहां से लाएगा, वो मॉडल से लाएगा। तो कुल मिला के हमारा किस तरह से सर्कल चलेगा कि एक बार रिक्वेस्ट करेगा व्यू वाला कंट्रोलर को। मान लीजिए कोई एक फॉर्म खुला है, इसमें व्यू में HTML का एक फॉर्म खुला है, उससे रिक्वेस्ट करता है क्या है कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा, उसको डेटा चाहिए। मान लीजिए इस यूजर को सारे रिकॉर्ड चाहिए। मान लीजिए कोई हम स्टूडेंट मतलब स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर है या स्कूल का कोई एप्लीकेशन है, तो इसने क्या किया, बोला कि मेरे को सारे रिकॉर्ड चाहिए स्टूडेंट के। तो ये क्या करेगा, व्यू रिक्वेस्ट करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर के पास कोई डेटा नहीं रहता, ठीक है ना, कंट्रोलर के पास कोई डेटा नहीं रहता है। तो ये क्या करेगा, मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा कि यूजर ने, व्यू ने हमसे ये वाला डेटा की डिमांड करी है। मॉडल क्या करेगा, डेटाबेस से सारी वो रिकॉर्ड निकालेगा, ठीक है ना, और उसको क्या कर देगा, उसको फिर कंट्रोलर को वापस कर देगा। कंट्रोलर क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा रिकॉर्ड व्यू ने हमसे मांगे हैं। हालांकि वो मॉडल ही कर लेता है, कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल को बोलेगा कि इतना रिकॉर्ड व्यू ने, मतलब व्यू यानी यूजर ने हमसे डिमांड की है। तो मॉडल क्या करेगा, अपनी क्वेरी चलाएगा और उतना ही रिकॉर्ड क्या करेगा, कंट्रोलर को देगा। अब क्या होगा, जैसे व्यू पेजेस हैं वो मल्टीपल खुले रहेंगे, मतलब किसी यूजर के पास कोई और पेज है, किसी यूजर के पास कोई और पेज है, तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि कौन से यूजर को कौन सा पेज हमको शो करना है। मतलब जो जिस यूजर ने जिस पेज की डिमांड की थी वही पेज उसको क्या होगा, शो होगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और समझते हैं। हमने क्या है कि एक एग्जांपल देखा था वेटर वाला, ठीक है ना। तो इसको हम मान लीजिए, मेरे पास स्लाइड बनाने का आज टाइम नहीं था, है ना, थोड़ा काम आ गया था। तो इसको मान लीजिए एक वेटर है, सॉरी, एक यूजर है जो कि होटल में अपने बैठा हुआ, ठीक है ना। और क्या होता है, एक वेटर है, वेटर वाले एग्जांपल से समझते हैं। ये है अपना वेटर, वेटर, और ये किचन में अपना सेफ रहता है, ठीक है ना। ये किचन है और किचन में अपना जो किचन का मालिक या जो उसको क्या बोलते हैं, सेफ बोलते हैं या कुक बोलते हैं, कुक रहता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूजर ने कोई एक डिश की डिमांड करी। अब क्या है कि इस व्यू में मतलब होटल में बहुत सारे कस्टमर होंगे, इसी तरह के यूजर होंगे। ठीक, तो इस यूजर ने क्या है, डिमांड किया कि मुझे ये वाली डिश चाहिए, कोई भी मान लीजिए मटर पनीर या चाउमीन, जो भी उसको इंडियन इटालियन जो भी चाहिए। तो ये वेटर डिसाइड करेगा, वेटर यहाँ पास कंट्रोलर है, वेटर क्या करेगा, उस यूजर से ऑर्डर लेगा। और वेटर को ये पता है कि कौन सा कुक इसकी बना मांगी हुई डिश को प्रिपेयर करता है। मान लो इसने साउथ इंडियन डिश मांगी है, तो क्या होगा, अपने किचन में कोई एक साउथ इंडियन कुक होगा, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए मल्टीपल कुक है, यहाँ मान लीजिए मल्टीपल कुक है। तो उसने क्या किया, वो जो वेटर है उसको पता होगा कि किस कुक से हमारा साउथ इंडियन डिश तैयार होगी। तो वो क्या करेगा, उसी कुक
को ऑर्डर करेगा कि इस यूजर ने, अब क्या है इस कुक को नहीं पता है कि किस यूजर ने डिमांड करी, तो ये क्या करेगा सिर्फ ऑर्डर देगा कुक को कि मेरे को ये वाली डिश चाहिए, तो कुक क्या करेगा उस डिश को प्रिपेयर करेगा। अब उसके पास मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब जैसे अपने डेटाबेस मॉडल के पास पूरे डेटाबेस का एक्सेस रहता है ना, मॉडल के पास क्या रहेगा पूरे डेटाबेस का एक्सेस रहेगा, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा जो कि वेटर ने डिमांड की है वो वाली डिश प्रिपेयर करेगा, वो वाला डेटा प्रिपेयर करेगा और वेटर को दे देगा। वेटर को सिर्फ पता रहता है कि किस यूजर ने डिमांड की है और कौन सा डेटा डिमांड किया है, तो वो क्या करेगा उतना ही डेटा उस यूजर को यहां पर शो करेगा। ठीक, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस लेयर कितने लेयर में डिवाइड हो गया, 3 लेयर में, एक व्यू, एक कंट्रोलर, एक मॉडल, इसी को बोलते हैं एमवीसी पैटर्न। ठीक है ना, हम अपने जो एप्लीकेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसको बोलेंगे एमवीसी पैटर्न, कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो एमवीसी पैटर्न में वर्क कर रहा। देखिए अभी क्या है, हमने अभी 2 दिन पहले मतलब कल हमने कंप्लीट की है जो एक एप्लीकेशन, उसमें क्या है हमने एमवीसी पैटर्न फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत है कि अपन ने अलग करने की कोशिश की है लेकिन उतना हम अलग नहीं कर पाए हैं। जैसे कि ये अपना व्यू वाला पेज, ठीक है ना, प्रोफाइल वाला पेज जो कि यूजर को दिखता है, यहीं पर हमने क्या किया है पूरे हेडर को इंक्लूड किया है, हेडर में क्या है डेटाबेस को इंक्लूड किया, तो कुल मिला के यही फाइल को अपन रन कर रहे हैं। ठीक, फिर यहीं पर अपन ने सेशन को चेक कराया है कि यूजर क्या है इस सेशन का है कि नहीं है, फिर यहीं पर अपन ने कनेक्शन गेट किया है, यहीं पर क्वेरी चला रहे हैं अपन, और यहीं पर डेटा प्रिंट करके दिखा भी रहे। ठीक, तो तीनों चीजें मतलब अपना लॉजिक भी हम उसी पेज पे लिख रहे हैं, है ना, डेटाबेस की क्वेरी भी उसी पेज पे लिख रहे हैं, और अपना जो बिजनेस लॉजिक है और पेज जो दिखाना है यूजर को एचटीएमएल वाला पार्ट उसको भी अपन क्या कर रहे हैं इसी पेज में लिख रहे हैं। तो ये क्या है अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। मान लीजिए कि डिजाइनर क्या बोलता है, हमारा कोई एक मतलब बॉस है या फिर कोई क्लाइंट है, वो बोलता है कि अब ये वाली डिजाइन अपने को नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी डिजाइन में क्या है पूरा एप्लीकेशन चाहिए। जैसे अपना अभी जो शॉपिंग वाला जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से डिजाइन है, तो नया लॉगिन फॉर्म दिया उसने, ठीक है ना, उसने नया लॉगिन फॉर्म दिया, नया इंडेक्स पेज दिया, नया कार्ट वाला पेज बना के दिया, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा डिजाइन करके दिया, ये तो अभी बेसिक है। तो उसने बोला कि ये वाली वेबसाइट का डिजाइन अब फॉलो करो और मेरे को पूरा एप्लीकेशन अब इस डिजाइन में चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा सारी जगह क्वेरी फिर से लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और पूरा डेटा फिर से अपने को दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखो अपन क्या है कि ये सारी चीजें अपन यहीं पर लिख रहे हैं, तो ये सब ना लिख के हम क्या करें कि जो क्वेरी वाला पार्ट है मतलब डेटाबेस वाला पार्ट है उसको अलग कर दे, है ना, और क्या करें अपना जो लॉजिक वाला पार्ट है, देखो इसमें बहुत सारा लॉजिकल पार्ट भी लिखा होगा, जैसे शायद कार्ट में होगा या फिर अपना क्या है डैशबोर्ड में देखते हैं। हाँ, जो एडमिन वाला है इसमें सबसे ज्यादा अपना लिखा है इंडेक्स वाले पेज में, तो देखो कितना सारा अपने क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी लिखी है, फिर इसके बाद ये वाली क्वेरी लिखी है, फिर इसके बाद ये वाली क्वेरी लिखी है, ये लिखा है, फिर ये लिखा है, तो पूरा लगभग पीएचपी का भी कोड इसमें हमने लिखा है और एचटीएमएल का भी कोड लिखा है। तो हम क्या करेंगे अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, मॉडल में, व्यू में और कंट्रोलर। मॉडल में क्या करेगा सिर्फ डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा, मतलब जितनी क्वेरी वाला पार्ट है वो कौन हैंडल करेगा, अपना मॉडल करेगा। व्यू वाला पार्ट माने एचटीएमएल में दिखाने वाला पार्ट कि क्या हमको दिखाना है, कितना दिखाना है, वो क्या हैंडल करेगा अपना व्यू, और कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किस पेज में कितना चीजें दिखानी है अपने को, है ना, सारा बिजनेस लॉजिक, मतलब वही डिसाइड करेगा कि अपने को प्रोडक्ट पेज में क्या दिखाना है, ऑर्डर लिस्ट वाले पेज में क्या दिखाना है, अपडेट ऑर्डर में क्या दिखाना है, और वो कैसा वर्क करेगा, और वो जब रिक्वेस्ट करेगा तो भी वो कंट्रोलर के पास जाएगा। अभी क्या है कि हम जब भी रिक्वेस्ट करें हैं तो किसके पास जाते हैं, एक्शन के पास, और एक्शन के पास हम जाके एक कंडीशन लगाते हैं कि बटन में, जिस बटन में हमने क्लिक किया है वो वाली बटन को यहाँ चेक करें। तो कुल मिला के अपन लॉजिक भी यहाँ पर इस तरह से व्यू के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना सब समझ में आया कि नहीं आया, कि इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे अपन, है ना। जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारा इसी तरह से बिहेव करता है कि उसमें व्यू जो है वो अलग होते हैं, कंट्रोलर अलग होते हैं, मॉडल अलग होते हैं, एक्चुअली तीनों का सेपरेट सेपरेट क्या है फोल्डर भी बना रहता है कि अपने को यहाँ डेटाबेस रखना है, यहाँ कंट्रोलर रखना
रखना है, यहाँ व्यू रखना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक रिफ्रेश का लिए मैंने क्या बताया था कि आप लोग जो अब हमारा था कौन सा ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको पढ़ के आएंगे। तो आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोडिग्नेटर। तो कोडिग्नेटर की वेबसाइट में जाते हैं, कोडिग्नेटर सर्च करेंगे तो कोडिग्नेटर की ये वेबसाइट में अपन गए। इन लोगों ने वेबसाइट भी अपनी क्या है अपडेट कर दी है थोड़ी सी, पहले तो बिल्कुल बेसिक से दिखती थी, पर अब क्या है कोडिग्नेटर 4 में इनने बना दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें इनने ऐड की होंगी नई। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी कोडिग्नेटर 3 डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, ठीक ना, राइट में डाउनलोड में, और फिर क्या है कोडिग्नेटर 3 में जाएंगे। यहाँ देखिए आपको डाउनलोड मिलेगा, सोर्स मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, यूजर आईडी मिलेगा, ठीक है ना। तो सब चीजों का मैं मतलब बताता हूँ। डाउनलोड में क्या होगा, एक जिप फाइल में ये लोग डाउनलोड कर देंगे कोडिग्नेटर का पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में अपने को क्या मिलता है कि अगर अपने को मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनानी, अपने को अगर मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनानी है तो वो क्या करेंगे, अपन ट्रांसलेशन को डाउनलोड करेंगे। ट्रांसलेशन शायद ये गिट में भेज रहा है। देखो इसमें क्या होगी, बहुत सारी बेसिक लैंग्वेज अपनी डली हुई होंगी, जैसे ये हिंदी भी है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड क्या है इसमें चीजें डली हुई होंगी, जैसे माइग्रेशन से रिलेटेड डली है, ईमेल से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड डली है, देखो हिंदी में। और उसकी जो वार्निंग है या एरर है ये सब इसमें क्या है रखी रहती है। देखो इसमें शायद वैलिडेशन का भी होगा, फॉर्म वैलिडेशन का। तो मैसेजेस बने रहते हैं। तो जब अपन क्या है मल्टी लैंग्वेज में वेबसाइट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन लैंग्वेज का जो पैक है अपन इस लैंग्वेज पैक को यूज करेंगे। लेकिन अभी बेसिक क्या है हम सीख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है कोडिग्नेटर, ठीक ना। सोर्स में अपने को क्या मिल जाएगा, गिटहब में इसका सोर्स मिल जाएगा कि आपको एडिट करना, हालांकि आप इसमें भी एडिट कर सकते हो, पर इसमें अभी जो डेवलपमेंट स्टेज में है वो वाला कोड आपको मिल जाएगा। तो चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ एरर हो। तो ये क्या करते हैं, जो डाउनलोड में अपने को देते हैं वो एकदम टेस्टेड वर्जन रहता है, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जो सोर्स में अपने को मिलता है ये डेवलपमेंट स्टेज के लिए होता है, मतलब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट चलता रहता है, कोई जो इशू आते हैं उनको फिक्स करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 11 महीने पहले इस फाइल में क्या है उन्होंने ऐड किया था, इस महीने क्या किया है इसको ऐड किया है, ये 2 महीने पुराना कोड है इसको डाला है, ये 16 महीने पुराना कोड है तो इस फाइल में जो है 16 महीना पुराना कोड है। देखे कितने लोग इसको यूज करते हैं, कितने लोग डाउनलोड करते हैं, कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें सब कुछ इसमें लिखा हुआ। कौन सा कोड किस लैंग्वेज में लिखा है वो भी है इसमें, पीएचपी है, पाइथन है, मेक लाइव, सेल, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, किस किस लैंग्वेज में बना है ये भी ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डाउनलोड कर लिया है हमने, कौन सा, ये डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो ये अपना क्या है जिप फाइल में ये डाउनलोड हो गया। इसको क्या करेंगे अपन, कॉपी करेंगे और या तो यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लो। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीजें पहले से एक्सट्रैक्टेड है, इसलिए मैं क्या करता हूँ एक खाली जगह चला जाता हूँ और यहाँ पर इस फोल्डर को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मतलब अनजिप कर लेता हूँ। ये जिप फाइल में अपनी आई थी तो इसको अनजिप कर लिया मैंने। और ये देखिए अपने को क्या है कि इस तरह का फोल्डर मिलता है, ये अनजिप करोगे तो ये फोल्डर, इसके अंदर एक और सीआई का फोल्डर होगा। कोडिग्नेटर को शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं, कोड इग्नेटर, तीन दोनों को अलग अलग अगर आप कर दीजिए, है ना, कोड और इग्नेटर दोनों को अलग कर दीजिए, यहाँ का सी और यहाँ का आई, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको CI_learn, LEARN, ये वाला फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर को अपन कहाँ रखेंगे, अपने htdocs में, है ना। सी ड्राइव में गए, आप जैम्प में जाओगे, जैम्प के अंदर htdocs में अपन क्या करेंगे, CI_learn वाला जो फोल्डर है उसको क्या कर दोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो ये देखो हमारा क्या है, यहाँ फोल्डर आ गया है, ठीक, ये फोल्डर अपना क्या है यहाँ आ गया। अब क्या करोगे, अपन जैम्प को स्टार्ट करोगे, अपना जो भी है प्रोसेस, जो जैम्प का अपना कंट्रोल पैनल खुलता है उसको स्टार्ट करोगे और यहाँ लिखोगे लोकल होस्ट HOST स्लैश जो अपना फोल्डर का नाम था CI_learn, लर्न,
देखो जैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको इंटर प्रेस करेंगे या फिर इस यूआरएल में जाएंगे, तो अपने को क्या दिखा रहा है, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। फिर थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको रन करना है, तो व्यू वाले पेज आप इस फोल्डर में रखेंगे, कंट्रोलर जो है आपको इस पेज में रखना है। और यहाँ देखिए एक क्या करता है, जब ये पूरा प्रोजेक्ट देता है ये साथ में, तो अपने को क्या है, यूजर गाइड भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ लिखेंगे CI_learn, फिर स्लैश लिखेंगे यहाँ यूजर अंडर स्कोर गाइड, GUIDE। तो ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा यूजर गाइड भी क्या करता है, साथ में देता है अपने को। तो अपन जब अपलोड करेंगे सर्वर में, तो इस यूजर गाइड को अपलोड नहीं करेंगे, है ना, कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने को ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि अपन अगर ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, तो ऑफलाइन भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेसिक जो जानकारी है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, इसमें कौन कौन सी फाइलें होती है, कौन कौन से फोल्डर होते हैं, तो पूरा का पूरा अपने को यूजर गाइड ये देता है प्रोवाइड करके, कि आपको इस फ्रेमवर्क को यूज करना है तो कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें दिया भी है, मैं बीच बीच में इसका भी रेफरेंस बताऊंगा आपको। और अपना जो फोल्डर है उसको भी क्या है, अपन देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से फोल्डर है। तो जब अपन CI_learn और इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट अपने सर्वर में रन करेंगे, तो क्या करेगा, वो इस तरह का अपने को पेज दिखाएगा। अगर ऐसा पेज आपको खुल रहा है, मतलब आपका कोऑर्डिनेटर जो फ्रेमवर्क है वो आपके कंप्यूटर में या अपने सर्वर में क्या है, सेटअप हो गया है। साथ में देखो ये क्या दिखाता है कि ये पेज को रेंडर करने में, सर्वर से लाने में कौन सा कितना समय लगा है, 0.016 सेकेंड, ठीक ना, इतने सेकेंड का समय लगा है। और साथ में क्या बता रहा है, वो कोऑर्डिनेटर का वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, सेटअप करने में किसी को प्रॉब्लम होगी क्या? सॉरी, सेटअप करने में किसी को प्रॉब्लम होगी? सिर्फ अपने को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर को रीनेम करना है, जिस भी नाम से आप क्या प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो वो रख लो, और उसको क्या है अपने htdocs में अपन पटक देंगे, वहां रख देंगे, तो उसको क्या होगा, वो रन हो जाएगा। लोकल होस्ट के बाद अपन उस फोल्डर का नाम देंगे तो ये रन हो जाएगा। चलिए इस फोल्डर को क्या है, अपन ओपन करते हैं अपने एडिटर में, CI_learn ये वाला फोल्डर, यस ट्रस्टेड, ठीक है ना। तो अपने को देखो कौन कौन सी फाइलें ये क्या करता है, देता है। तो सबसे पहले तो अपने को जो काम की फाइल है वो है index.php। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप किसी फोल्डर को रन करते हो, तो उसका सबसे पहले जो फाइल रन होती है वो कौन सी होती है, इंडेक्स वाली। या तो index.html हो, या index.php हो, या इंडेक्स डॉट जो भी लैंग्वेज का हो, तो इंडेक्स फाइल अगर है तो वो क्या करती है, रन करती है। और इंडेक्स फाइल में ही अपनी सारी लगभग इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा अपना व्यू का फोल्डर है, कौन सा अपना कंट्रोलर का फोल्डर है, वहां से वो रिडायरेक्ट होके अपने को क्या है, ये प्रोजेक्ट रन करके वो दे देता है। तो इसमें ज्यादा कुछ अपने को छेड़खानी नहीं करनी है, जब करनी होगी तो हम बताएंगे। जैसे ये सिस्टम का पाथ है, ठीक है ना, और ये एप्लीकेशन फोल्डर है, अपना व्यू फोल्डर कौन सा अपने को अगर बनाना है तो बना सकते हो, वैसे तो ये बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी होगी, इसको अपने को छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज अपने को पड़ा रहने दो, है ना। जहां अपने को कोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अपने को ये 3 फोल्डर देता है, एप्लीकेशन, सिस्टम और यूजर गाइड। यूजर गाइड मैंने आपको बता दिया है, इस फोल्डर को अगर आप डिलीट भी कर दोगे तो प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस यूजर गाइड में अपने को ये सारी चीजें जो ये अपने को पेज में दिख रहा है, यही पूरा HTML पेज उसमें बना हुआ होगा यूजर गाइड, ठीक है ना। ये यूजर गाइड में यही सब अपना क्या है, बना हुआ होगा, जिसमें हम बीच बीच में हेल्प लेते रहे, है ना। फिर आगे सिस्टम वाला फोल्डर है, इसमें क्या होती है कि बेसिक जो फाइलें होती हैं अपनी, मतलब इस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए जो भी बेसिक फाइलें होती हैं वो सिस्टम के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप कोड कर दोगे तो हो सकता है कि आपका जो फ्रेमवर्क है वो चलना बंद हो जाए। मतलब इसमें क्या है, जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो इसमें पहले से वो करके रखता है, और ये सिस्टम फाइल में अपने क्या है
रख लेता है, डाल देता है, और सिस्टम फाइल में ही सारी चीजें, मतलब बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस्टम फाइल में ही रहती है। अपने को जो कोड करना है वो कहाँ करना है, एप्लीकेशन फोल्डर में करना है। मतलब यहाँ आप कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो, तो क्या है, इसको हम सुधार पाएंगे, लेकिन क्या है, सिस्टम के अंदर अगर कोर में कर देते हो तो उसको क्या है, सुधारना थोड़ी मुश्किल होगा। और दूसरा जो डेवलपर होगा वो कभी क्या होता है, सिस्टम फाइल में कोई भी छेड़खानी नहीं करता। मतलब अगर उसको कोई कस्टमाइजेशन ना करना हो, कि कोऑर्डिनेटर जो अपना फ्रेमवर्क है उसमें मैं कुछ कस्टमाइज करना चाहता हूं, तो वो कस्टमाइजेशन अगर जब तक उसको नहीं करना पड़ता है, तब तक वो क्या करता है, इस फोल्डर को कोई भी उसमें एक्सेस नहीं करता है, और किसी भी फाइल को क्या करता है, वो इसमें छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है ना। फिर अगला जो अपना फोल्डर आता है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन फोल्डर में अपना क्या है, पूरा कोड करेंगे हम, इन्हीं में फाइलें अपनी इंसर्ट करेंगे, इसी में फाइल बनाएंगे, इसी में सब कुछ करेंगे। लेकिन बाकी फाइलें भी अपन क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। एक तो लाइसेंस फाइल है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसके लाइसेंस में है, क्या है, ये कब का लाइसेंस है, ये दिखा रहा है। रीड मी जो फाइल है, तो ये थोड़ा कोऑर्डिनेटर के बारे में बताता है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, इसको भी आप डिलीट कर दोगे, इन दोनों फाइल को भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर ये कंपोजर क्या है, तो ये क्या है, अपने को जब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अपन डाउनलोड करेंगे अपन कोऑर्डिनेटर में, तब अपने को ये वाली फाइल का यूज करना पड़ेगा, अभी इसका कोई यूज नहीं। गिट इग्नोर क्या करता है, गिट से रिलेटेड, गिट एक क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने कोड को क्या करता है, वर्जनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब अपने कोड को स्टोर करके रखता है, और उसके चेंजेस को क्या करता है, वो मैनेज करता है। तो ये भी अपन देखेंगे बाद में, अभी तो सिर्फ अपना सीखने में मतलब फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर एडिटर का कॉन्फ़िग, ये क्या होता है, आपका जो एडिटर इसमें खुला हुआ है, मतलब अभी जो विजुअल स्टूडियो कोड हमने खोल रखा है, इसकी एडिटर की क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें पड़ी रहती है। कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमबी, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या क्या इसकी ब्रांचिंग है, क्या क्या इसकी सिंगिंग है, मतलब इस फाइल को भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसमें भी कोई मतलब जरूरी जानकारी नहीं है कि इससे आपका प्रोजेक्ट क्या है, इफेक्ट पड़ेगा। तो सारी फाइलें मैंने बता दी हैं। इसमें जो सबसे जरूरी फाइल होती है वो कौन सी होती है, इंडेक्स डॉट फाइल, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल। बाकी फाइलों का अभी यूज नहीं है, जब भी इसका यूज होगा अपन क्या करेंगे, उन चीजों का डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो इंडेक्स फाइल क्या होती है, सबसे पहले अपनी रन होती है। मतलब अगर इंडेक्स फाइल में अपन कुछ लिख देंगे, देखो अभी क्या होता है, मैं जाता हूं यहाँ इंडेक्स, और इंडेक्स फाइल में मैं लिख देता हूं इको दिस इज माई मैसेज। तो भले आप पूरा प्रोजेक्ट आपका कुछ भी हो, सबसे पहले वो क्या करेगा, इंडेक्स फाइल रन करेगा। देखो दिस इज माई मैसेज क्या करता है, यहाँ पर रन कर रहा है। इसके अंदर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है इसको। तो सबसे पहले जो अपनी फाइल रन होगी वो कौन सी रन होगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल रन होगी, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में भी ज्यादा कुछ अभी अपने को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जब इसमें थोड़ी प्रो हो जाएंगे, मतलब सीख जाएंगे कि कौन सी चीज किस चीज के लिए रहती है, वो अपन क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करना अपन चालू कर देंगे, है ना। तो इसको भी छोड़ देते हैं, अपन चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फोल्डर में। ये दोनों फोल्डर मैंने बता दिया, सिस्टम फाइल में इसकी सिस्टम की, जैसे अपना विंडोज होता है, विंडोज की सिस्टम फाइल कहाँ पड़ी रहती है, अपने को सी ड्राइव में पड़ी रहती है। जैसे सी ड्राइव में अपनी विंडोज की प्रोग्राम फाइलें यहाँ पड़ी रहती हैं, विंडोज में विंडोज से रिलेटेड फाइलें पड़ी रहती हैं। ऐसे ही जो ये फ्रेमवर्क है, इसकी जो सिस्टम फाइलें हैं, ये सिस्टम फोल्डर के अंदर रखी हुई होती हैं। तो जब तक आपको कुछ एडवांस टास्क परफॉर्म ना करना हो, कि मतलब इस कस्टमाइजेशन के बिना आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, तब तक आपको इसमें नहीं जाना है ना। और जब तक आप सीख नहीं जाते, उसके बाद आप करो ना करो उसके आपके ऊपर। फिर अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ अपने को 3 मेन फोल्डर दिखेंगे। एक होगा कंट्रोलर, जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर्स है। फिर एक है मॉडल्स है, और एक है व्यूज। तो ये अपने मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है ना। इनमें ज्यादातर कोड अपन क्या करेंगे, इन्हीं में लिखेंगे, कंट्रोलर में, मॉडल में, और किसमें, व्यू में। तो ये देखो 3 लेयर अपने को क्या है, ये प्रोवाइड करा देता है, कि जो तीनों चीजें हैं अपनी, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, अभी हमने डिस्कस किया ना कि तीनों लेयर को अपने को अलग अलग करना है। तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर में कौन सा पेज दिखाना है, पेज में क्या क्या दिखाना है, ये क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, कहाँ, कंट्रोलर में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे अपन,
मॉडल में लिखेंगे कि कौन सा डेटा किस टेबल से लेके आना है, कितना डेटा लाना है, या फिर किस टेबल में कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, वो लिखेंगे अपन मॉडल में। और व्यू में अपन क्या लिखेंगे कि जो भी अपना HTML पेज होगा। अभी देखते हैं कि क्या क्या है इस पेज में। तो एक अपना देखो वेलकम डॉट पीएचपी फाइल अपनी रखी हुई, ठीक, वेलकम डॉट पीएचपी फाइल रखी हुई है। और इसमें देखो क्लास का नाम बना है। मैंने बताया था ना आपको कि अपन थोड़ा सा क्लास और ये ऑब्जेक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला है उसको पढ़ के आएंगे। नहीं भी पढ़े हैं तो अपन क्या है यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। मैंने बोला था कि क्लास बनाते हैं अपन। क्लास उसने क्या बनाई है, वेलकम। जिस नाम से यहाँ फाइल है उसी नाम की उसने यहाँ पर क्लास बनाई है और एक्सटेंड किया है CI_कंट्रोलर। CI मतलब कोऑर्डिनेटर और अंडरस्कोर कंट्रोलर मतलब कि इसके कोर फाइल में, मतलब सिस्टम फाइल में क्या होगा, कंट्रोलर बने हुए होंगे। देखो कंट्रोलर कहीं ना कहीं बना होगा। ये देखो ये जो कंट्रोलर अपना क्या है इसमें बना हुआ है, ये देखो CI_कंट्रोलर। इसमें अपने को जाना नहीं है, लेकिन क्या है इसमें बना हुआ है। और इसमें जो बेसिक फंक्शन है अपने कंट्रोलर के वो क्या है इसमें लिखे हुए रहते। तो इस कंट्रोलर के फंक्शन को अगर अपने को यूज करना है तो हम क्लास बनाएंगे, उसको किससे एक्सटेंड कराएंगे, CI_कंट्रोलर से। तो सारे जो अपने कंट्रोलर बनेंगे वो किस फोल्डर के अंदर बनेंगे, इस फोल्डर के अंदर। आप दूसरा फोल्डर भी बना सकते हो, लेकिन इस फोल्डर के अंदर अपने सारे कंट्रोलर रहेंगे जिसमें हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा रहेगा। फिर इस क्लास के अंदर अपना कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, इंडेक्स वाला फंक्शन रन हुआ है, ठीक है ना। तो इंडेक्स फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है और ये बोल रहा है दिस डॉट लोड व्यू, मतलब ये व्यू लोड कराए कौन सा, welcome_मैसेज। तो व्यू वाले फोल्डर में चलेंगे तो देखो यहाँ भी एक फाइल डली हुई है welcome_मैसेज। तो जो कुछ भी अपने को इस पेज में दिख रहा है, इस पेज में दिख रहा है वो कहां पर लिखा हुआ है, अपना इस पेज में लिखा हुआ। हमारा जो व्यू में जो भी अपने को कोड दिख रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देखिए चलिए यहाँ पर चेंज करते हैं। देखो वेलकम टू कोऑर्डिनेटर लिखा है ना, यहाँ पर वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। इस फोल्डर में अपन क्या है चेंज करते हैं, वेलकम टू सॉल्यूशन पॉइंट्स। मैंने ये लिख दिया है, कोऑर्डिनेटर की जगह लिख सकते हो आप। कोई इसमें कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि आपने कोऑर्डिनेटर को क्यों चेंज कर दिया है। आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, नई भी फाइल बना सकते, ठीक। वेलकम टू सॉल्यूशन पॉइंट। तो हमने क्या किया है इस फाइल में अपना पहला चेंजेस किए हैं और बाकी भी चेंजेस इसमें क्या है नीचे लिखे हुए हैं। तो इनका अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, है ना। देखो जैसे इन्वायरमेंट में अभी क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चल रहा है अपना और CI का वर्जन प्रिंट कराना है। तो इसमें कुछ कांस्टेंट बने हुए हैं, वो अपने को दिखाता रहता है कि कौन सा वर्जन है, कितना टाइम लगा है। तो देखो यहाँ एलिप्स टाइम में टाइम वो करता है अपना, लेके आता है कि कितना टाइम लगा है इस फोल्डर को, मतलब इस फाइल को सर्वर तक जाने में, रिक्वेस्ट करने में और वहां से आने में टोटल कितना टाइम लगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पूरा मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। वेलकम टू सोल्यूशन पॉइंट, देखिए ये पूरा हो गया। नीचे का ये वाला पेज भी अपन क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं और ये अपना वेलकम टू सॉल्यूशन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। कुछ भी और अपने को लिखना है यहाँ पर, अपन इमेज लगाना है इमेज लगा सकते हैं, है ना। जो भी अपने को लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो देखो इसमें सिर्फ 3 चीजें अपने लिखी हुई होंगी। कौन कौन सी, CSS जो अपने को लिखना है वो लिख सकते हो आप, जावा स्क्रिप्ट जो लिखना है वो लिख सकते हो। PHP का कोड इसमें ना के बराबर है, यहाँ सिर्फ ये लिखा है डिफाइन बेस पाथ, और ये इसको भी चाहो तो आप हटा सकते हो। एक्चुअली वो क्या है कि सिक्योरिटी के लिए लिखता है ना, उसको भी आप हटा सकते हो। ये क्या है कि डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर पाए इस फाइल को, इसलिए इसने लिखा है कि ये वाले पाथ से अपन क्या है इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवाएंगे। हालांकि इसको भी आप रिमूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपना क्या है देखिए पूरा HTML पेज क्या है अपना अलग हो गया है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर जो URL अपना बनता है यहाँ भी कोई भी .php या फिर कुछ भी अपना क्या है नहीं लिखा हुआ है ना। यहाँ पर .php या फिर .html .css .js कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। नॉर्मल एक URL चल रहा है। जैसे मान लीजिए अपन वेबसाइट एक्सेस करते हैं, सोल्यूशन पॉइंट की वेबसाइट है .co.in, तो उसमें भी क्या है अपने को कोई फाइल का नाम नहीं दिखाता है कि कौन सी फाइल यहाँ
यहाँ एक्सेस हुई है। तो एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट ये फंक्शन रन होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये पब्लिक फंक्शन है, यहाँ लिखा है ना पब्लिक, इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे हम बाहर से। देखो पेज नॉट फाउंड बताया, मतलब अगर ये पब्लिक है तभी क्या होगा, कोई भी यूजर इसको यूज कर पाएगा। और अगर ये पब्लिक नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे फंक्शन भी हम बना सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे सारे यूजर्स के लिए, तो उनको क्या है, हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक फंक्शन। देखिए तो पब्लिक है तो ये एक्सेस हो रहा है, प्राइवेट कर देंगे, प्रोटेक्टेड कर देंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इंडेक्स पेज फॉर कंट्रोलर, ठीक है ना, मैप द फॉलोइंग यूआरएल। इस पेज को अपने को क्या है, रन करना है तो इस यूआरएल में अपने को जाना पड़ेगा। तो जैसे HTTP अपना डोमेन का नाम, फिर index.php, फिर वेलकम, ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो जैसे ये फोल्डर का नाम हो गया अपना, यहाँ लिखेंगे index.php/welcome। ये कैसे रन होता है ये भी अपन धीरे से देखेंगे। और ये index.php ये भी क्या है, रिमूव हो जाती है, मतलब बिना इसके भी प्रोजेक्ट क्या है, रन हो सकता है। तो अभी कौन सा यूआरएल अपना काम कर रहा है, index.php, और वेलकम कंट्रोलर ये काम कर रहा है। अब ये कौन बताता है कि वेलकम कंट्रोलर काम कर रहा है, तो इसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें रहती, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू अभी देख रहे हैं, है ना, इतना कुछ अपने को लेना नहीं है। यह राउट्स में डिफाइन रहता है कि कौन सा अपना कंट्रोलर अभी चल रहा है। तो देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंट्रोलर चलता है, वेलकम कंट्रोलर। और कंट्रोलर कहां पर है, कंट्रोलर के अंदर वेलकम वाली जो फाइल बनी है और वेलकम क्लास बनी है, ये एक्चुअली क्या है, वेलकम कंट्रोलर है। तो हमने राउट्स वाली फाइल में दिखाया भी है कि अभी जो डिफॉल्ट कंट्रोलर हमारा चलेगा वो कौन सा चलेगा, वेलकम कंट्रोलर चलेगा, ठीक है ना। यहाँ भी बहुत सारी चीजें अपन क्या है डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अपन बेसिक्स पहले देखते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अपन क्या करेंगे, वन बाय वन एप्लीकेशन के अंदर जितने भी फोल्डर हैं और जितने भी फाइल हैं, इन सभी को क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि कौन सी फाइल है। जैसे कैसे के अंदर कोई अभी फाइल नहीं है, पर ये फोल्डर करता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन सी फाइल होती हैं और ये क्या काम करती हैं, ये भी अपन क्या करेंगे, इसमें दिखाएंगे। फिर कंट्रोलर के अंदर कैसे फाइल बनाते हैं, क्या करेंगे। तो मेन जो अपन कॉन्सेंट्रेट होगा वो क्या होगा, कंट्रोलर, मॉडल और व्यू के अंदर, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, इसमें लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे कोर वाला फोल्डर है, हेल्पर वाला फोल्डर है, हुक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। अभी क्या है, इसमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश वाली, ठीक है ना, जो उसकी भी फाइल इसमें नहीं रखी है। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश ही है। फिर कोई लाइब्रेरी है, इसमें लॉग्स है। तो ये फोल्डर क्या क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए इनका यूज होता है, प्रिपेयर हो जाइए कोऑर्डिनेटर के लिए। और अपन क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि इसमें कैसे फाइल बनाएंगे अपने, और ये फोल्डर एक्चुअल में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और इसको ये कौन कौन से काम करते हैं। मतलब जैसे कॉन्फ़िग के अंदर अभी आपको बहुत सारी फाइल मिल रही होगी, तो ये क्या काम करती हैं, इसको भी अपन क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी अपने यूज की है वो भी देखें। चलिए मिलते हैं ब्रेक से। और अपनी क्वेरी भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि क्या है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो पूछना बहुत जरूरी है। थैंक यू, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग अब क्या कर देते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से अपना प्रोजेक्ट क्या है, रन होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि आपकी क्या होती है, index.php फाइल रन होती है, ठीक है ना। index.php फाइल रन होती है, तो CI के अंदर अपन गए और यहाँ लिखते हैं index.php। तो क्या होता है, ये वाली फाइल अपनी रन होती है सबसे पहले। ये जो index.php फाइल अपनी क्या होती है, सबसे ऊपर क्या है, लिखी हुई रहती है। उसके बाद क्या करती है, ये सारे सिस्टम को अपने लोड करती है, जिसमें अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं वो सिस्टम से उठाती है और अपनी सबसे पहले फाइल में जाती है, कौन से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कौन सी, कॉन्फ़िग के अंदर देखो कैसे वाला फोल्डर, ये फोल्डर देख लेते हैं पहले। जो कैसे वाला फोल्डर रहता है उसमें क्या होता है कि अपनी कैसे सेव होती है, मतलब अपन जो डेटाबेस का कैसे है या फिर अपनी वेबसाइट का कैसे, वो कैसे क्या काम करता है कि वेबसाइट अपनी फास्ट लोड हो। बार बार हम किसी पेज को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, अपना डायरेक्ट इस पेज को दिखा दे। मतलब हर बार वो मॉडल व्यू कंट्रोलर में जाए और फिर उस पेज को बिल्ड करे और फिर अपने को दिखाए। उससे अच्छा है क्या है कि इस कैसे वाले फोल्डर में वो पेज
को सेव करा के रख लेता है और उसी पेज को अपना क्या है फिर से रन करके दिखा देता है, जिससे अपनी वेबसाइट होती है वो फास्ट हो जाती, मतलब अपना जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, उसको नेविगेट करने का एक्सपीरियंस है, वो क्या होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो कैसे वाले फोल्डर में ऑटोमेटिक क्रिएट होती हैं फाइलें, इसमें अपने को कुछ करना नहीं पड़ता है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। और ये वेबसाइट क्या होगा कि कैसे बनाएगी, हाँ इसको इनेबल डिसेबल अपन कर सकते हैं, जो कि आगे अपन देखेंगे जब भी करेंगे। ठीक, फिर अपन क्या हो कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर में आते हैं, तो index.php के बाद ये क्या करता है, इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आता है इसका कंट्रोल, मतलब स्विच होके आता है। तो अपन क्या करते हैं, बनाते जाते हैं कि ये कहां कहां से अपना उठ के आ रहा है। तो न्यू फाइल बना लेते हैं इसको, डोंट सेव, और न्यू फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहला अपना कहां गया है, index.php, इसमें लिख लेते हैं index.php। उसके बाद जाता है अपना कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर config.php फाइल। इसमें क्या करता है, config.php फाइल में इसमें क्या करता है कि अपनी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। जैसे पहला ही जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आपके प्रोजेक्ट का जो बेस यूआरएल है, देखो हम क्या करते थे, बेस यूआरएल का एक फंक्शन बनाते थे ना, जब अभी प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमने एक फंक्शन बना के अपना रखा था बेस यूआरएल का। तो इसमें क्या करता है, एक वेरिएबल बना के रखता है बेस यूआरएल का, और हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको एक्सेस करेंगे। तो हमारा जो बेस यूआरएल वो कितना रहता है, अपना लोकल होस्ट स्लैश और उस फोल्डर तक का एड्रेस अपना क्या कहलाता है, बेस यूआरएल कहलाता है। या फिर जब आप किसी सर्वर में अपलोड करोगे तो अपना क्या रहेगा, ऐसे http:// ऐसे solutionpoints.co.in, इस तरह का अपना क्या होगा, डोमेन का नाम आएगा। इसको सिंगल कोट में रखना है, ठीक है। अभी क्या के लिए अपना क्या है, बेस यूआरएल लोकल होस्ट, अपने लोकल होस्ट मतलब अपने सिस्टम में लोकल होस्ट स्लैश CI फोल्डर का नाम _LEARN लर्न। तो ये अपना क्या होता है, बेस यूआरएल होता है। ठीक, अपन क्या कर सकते हैं, बेस यूआरएल को अपनी welcome.php फाइल में अपन क्या कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, अपन लिखते हैं बेस यूआरएल, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। देख बेस यूआरएल ये तो ऐसे चल रहा है, यहाँ एक्सप्रेशन टैग, ज्यादा लोड नहीं लेंगे, ये भी मैं बताऊंगा कि अपना क्या है। देखिए बेस यूआरएल क्या है, अपन रन कर रहे हैं तो ये देखो एक एरर दे रहा, ठीक है ना, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस यूआरएल। ये एरर क्यों दे रहा है और इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो भी अपन देख लेंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेस यूआरएल फंक्शन अपने को कहां से मिलता है, यहां से मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या रन होगा, अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसमें अपन क्या करोगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रन करोगे। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इंडेक्स डॉट फाइल, जैसे सबसे पहले कौन सी फाइल रन होगी, अपनी index.php फाइल रन होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिनेम करके यहाँ दूसरा नाम भी अपन डाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ क्या है, index.php की जगह दूसरा नाम रख दो और वो वाला नाम क्या है यहाँ पेस्ट कर दो, तो वो समझेगा कि ये वाली फाइल को रन करनी है। तो यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन है कि अपने को कौन सी रन करनी है, सबसे पहले बेसिक फाइल index.php। फिर कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है, यूआरएल में कुछ सफिक्स मतलब सफिक्स करना है, मतलब कुछ ऐड करना है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको बाद में देखेंगे कि क्या होता है यूआरएल सफिक्स, है ना। फिर बेसिक जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है अपनी कौन सी है प्रोजेक्ट की, इंग्लिश। अभी क्या है, अपन लैंग्वेज वाले पैक्स यूज नहीं कर रहे, है ना, उसको लैंग्वेज वाले पैक जब अपन यूज करेंगे तब अपने को क्या है, यहाँ ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कैरेक्टर सेट क्या है, UTF-8, है ना। इससे भी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये है कि कोडिंग का अपना किस मतलब कैरेक्टर सेट में अपन यूज कर रहे हैं, UTF-8 यूनिकोड होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब हम किस में रन करते हैं, UTF-8 में रन करते हैं। फिर इनेबल हुक्स क्या होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ हुक्स वाला जो अपना फोल्डर है, यहाँ अपन हुक्स रखते हैं, है ना। तो ये एडवांस लेवल की चीज है, अपन क्या है अभी जब बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद हुक्स वगैरह देखेंगे। फिर सब क्लास सफिक्स। अब देखो क्या होता है कि हम अभी किसको लोड करा रहे हैं, CI_कंट्रोलर, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का कंट्रोलर बना सकते हैं, और कोई भी जो नया कंट्रोलर बनेगा वो क्या करेगा, मेरे कंट्रोलर को क्या है, रन करेगा। तो यहाँ अपने
अपने को बताना पड़ेगा कि जो नया कंट्रोलर बनाएंगे उसके शुरू में क्या लिखा रहेगा। जैसे अभी शुरू में क्या लिखा है, CI लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ माई लिख सकते हैं, ठीक ना, माई कंट्रोलर हो जाएगा, या फिर योर कंट्रोलर, यहाँ जो भी आप लिख दोगे उस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रेफिक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर कंपोजर ऑटो लोड, फिर कंपोजर से रिलेटेड है, तो कंपोजर अभी अपन क्या है यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रहता है, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो डाउनलोड करते हैं। तो सिर्फ अपने को देखना है कि index.php के बाद कौन सी फाइल रन होती है, config के बाद config.php फाइल। इसमें बेसिक क्या है, अपने कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। अब देखो यूआरएल में आपके सिर्फ यही वाले कैरेक्टर क्या है यूज किए जा सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करोगे तो ये क्या करेगा, एरर देगा अपने को कि ये वाले कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो। फिर है इनेबल क्वेरी स्ट्रिंग फॉल्स कंट्रोलर ट्रिगर डायरेक्टरी ट्रिगर, तो इनसे अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड लॉग पाथ, अपना लॉग जो है अगर सर्वर में कोई एरर आती है, कुछ भी आता है, तो अपने को लॉग कहाँ सेव कराना है, ये सारी चीजें अपन क्या है यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं, देखो जो अपना डेट फॉर्मेट है वो यहाँ सेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉग का सेट होगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं, जैसे इंक्रिप्शन की, अपन क्या है कि कोई भी इंक्रिप्शन अगर इसमें परफॉर्म करते हैं तो यहाँ उसकी की डाल सकते हैं, है ना। और सर्वर देखो सेशन भी सेट कर सकते हैं, यहाँ देखो सेशन, सेशन अपने को फाइल में सेव कराना है कि सेशन अपने को डेटाबेस में सेव कराना है, ये भी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। कुकीज के लिए कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन जब अपन यूज करेंगे तब अपन क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। और देख लेते हैं, देख लेता हूं मैं कि अपन अभी यूजफुल क्या है। तो यूजफुल अपने को सिर्फ एक चीज मिली है, क्या, बेस यूआरएल अपने को चेंज करना है। तो हम अपने क्या करेंगे, सर्वर का बेस यूआरएल लिख देंगे, जो भी आपका लोकल होस्ट है ये, और स्लैश अपने फोल्डर का नाम, साथ में आपको एचटीटीपी भी डालना है, क्योंकि इसी प्रोटोकॉल में आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो रन होता है। इसके बाद क्या होता है, कॉन्फ़िग के बाद ये ऑटो लोड डॉट पीएचपी फाइल को रन करता है। ऑटो लोड में क्या होता है कि जब भी हम जब यूज करना चालू करेंगे ना, तो अपने को क्या है, बेसिक चीजें अपने को लोड करानी पड़ती हैं बार बार। जैसे किसी मॉडल को अपने को लोड कराना है, यूज करना है उसके फंक्शन, तो उसको क्या है अपने को लोड कराना पड़ेगा। तो अपने को बार बार ना लोड कराना पड़े, इसके लिए हम क्या है ऑटो लोड फाइल में एक बार लिख देंगे, और अपने को क्या है वो बार बार अपना यूज होता रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे अपने को मॉडल लोड कराना है तो मॉडल लोड करा देंगे, ठीक है ना। कोई भी अपने को लैंग्वेजेस की फाइल लोड करानी है वो लोड करा सकते हैं। कोई नई कॉन्फ़िगरेशन आप बनाए हो तो उसको भी लोड करा सकते हो, हेल्पर आप कर सकते हो। अभी देखो क्या है कि ये आप बेस यूआरएल वाला जो फंक्शन है वो आप यूज कर रहे हो, लेकिन जो बेस यूआरएल जो फंक्शन होता है वो किस हेल्पर के अंदर रहता है, यूआरआई हेल्पर के अंदर रहता है, सॉरी यूआरएल हेल्पर के अंदर रहता है। तो ये अपने को प्रोवाइड कराता है कौन सा, ये वाला फंक्शन बेस यूआरएल वाला, ठीक है ना। तो जब तक आप क्या करोगे, उस हेल्पर को लोड नहीं कराओगे, तब तक उसके फंक्शन को भी आप क्या कर सकते हो, यूज नहीं कर पाओगे। तो अभी क्या है, मैंने यूआरएल फंक्शन को लोड कराया है, अब देखिए बेस यूआरएल जो फंक्शन है वो आपका यहाँ रन हो जाएगा। मैं बताऊंगा कौन सा फंक्शन, कौन सा हेल्पर किस चीज के लिए यूज होता है, और अपने को जो यूजर गाइड भी मिलती है यहां पर भी अपने को सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस यूजर गाइड को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि हमने यूआरएल जो हेल्पर है उसको लोड कराया है, तो अपने को ये प्रोवाइड करता है बेस यूआरएल वाला फंक्शन, जो हमने कहा यूज किया है, इस वाली फाइल में यूज किया है। तो अपने को जो बेस यूआरएल हमने किस में लिखा है, कॉन्फ़िग में। अब देखो यहां पर अपन कुछ चेंज भी कर देते हैं, तो ये अपने को रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, बेस यूआरएल जो अपना फंक्शन है यहाँ पर। ये देखो हमने कुछ चेंज किया ना, तो ये अपना बेस यूआरएल जो यहाँ डिफाइन करोगे आप, यही अपना क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट में यूज होगा, ठीक। तो ये हो गई अपनी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यही दोनों फाइल जो है अपनी ज्यादातर यूज होती हैं। ऑटो लोड में आप एक बार लोड करा दिए तो आपको बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है यहाँ अपन कांस्टेंट बना सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट बना सकते हैं।
कांस्टेंट क्या होता है कि जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अपन जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल में भी मतलब उस चैप्टर में भी पढ़े थे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। एक बार आप कांस्टेंट डिफाइन कर दो, फिर आप क्या कर सकते हो, पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनकी वैल्यू को क्या है कि आप कहीं भी चेंज नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जब भी डिफाइन करना होगा तो अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट डॉट पीएचपी फाइल में अपन आएंगे। ठीक है, अभी ये कराने की जरूरत नहीं है, जब कराने की जरूरत होगी तो मैं इसको फिर से बताऊंगा, और कांस्टेंट अपन क्या है फिर से पढ़ेंगे पीएचपी में। फिर अगला क्या है, अपनी फाइल है डेटाबेस डॉट पीएचपी। डेटाबेस डॉट पीएचपी नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें डेटाबेस से रिलेटेड क्या है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जैसे यहाँ एक अपने को एरे बना हुआ है, यहाँ सारी चीजें लिखी हुई हैं कि होस्ट में अपने को क्या डालना है, ठीक है ना, यूजर नेम में अपने को क्या डालना है, पासवर्ड में अपने को क्या डालना है, डेटाबेस में अपने को क्या डालना है। ठीक है ना, अभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये सपोर्ट किसका देता है, माइस्क्यूएल आई का, मतलब माइस्क्यूएल का देता है। तो माइस्क्यूएल आई अपन यूज करते थे ना अभी, जब डेटाबेस से कोई भी इंटरेक्शन करना होता था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ अपने को क्या देना है, होस्ट का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। और ये क्या करेगा, हमारा जो है डेटाबेस कनेक्शन सेट करके रख लेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, अपन डेटाबेस का नाम दे देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, पीएचपी माई एडमिन, सॉरी लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, और यहाँ अपना यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस अपन क्या है नया बना लेते हैं, CI न्यू, CI_LEARN, लर्न वाली जो अपना डेटाबेस है वो बना लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अपन क्या है, सिर्फ इस डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने को यही रखनी है, मतलब दोबारा और कहीं भी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूज कर सकते हो। तो यूजर नेम में अपन डाला रूट, पासवर्ड में हमने डाला, पासवर्ड भी रूट था अपना, डेटाबेस, अपने डेटाबेस का नाम है CI_learn। ठीक है ना, बाकी कोई भी चीज अपने को करने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी तो फिर मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, ये सब देके और डेटाबेस से रिलेटेड अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ अपने को इसी फाइल में बस अपने को देना रहता। ठीक, अगला है अपना डॉक टाइप। तो देखो कितने अपने डॉक टाइप इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, HTML हो गया, ठीक है ना, XML हो गया, SVG फाइल हो गई। तो ये सारी चीजें ये सपोर्ट के लिए है कि कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करेगा, कौन कौन सी चीजें सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें भी ज्यादा कुछ अपने को करने की जरूरत है नहीं। फिर है फॉरेन कैरेक्टर। अपने क्या है, फॉरेन कैरेक्टर कौन कौन से इसमें यूज होंगे वो भी अपने को क्या है यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इनके लिए कुछ शॉर्ट कोड भी है अपने को, AE OE UE। तो इनको भी जब अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी तो अपने को ये लैटिन के कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको अभी यूज नहीं करेंगे, और जब यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनको यूज भी कर सकते हैं। ठीक, फिर फॉरेन कैरेक्टर, दिस फाइल कंटेन्स एन एरे ऑफ फॉरेन कैरेक्टर फॉर ट्रांसलेशन कन्वर्जन यूज्ड बाय द टेक्स्ट हेल्पर। टेक्स्ट हेल्पर जब आप यूज करोगे, उसके यूज के साथ आप क्या कर सकते हो, इन फॉरेन कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। तो इनका भी अभी अपना कोई यूज नहीं है। हुक्स क्या होता है, देखो फॉरेन कैरेक्टर के बाद अपनी फाइल क्या होती है, हुक्स। हुक्स क्या करता है कि कोई भी कंट्रोलर का फंक्शन आपको रन करने के पहले कोई चीज अगर करानी है या फिर रन करने के बाद कोई चीज करानी है, तो वो आप डिफाइन करोगे हुक्स में। ये भी अपन करके देखेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, अपने को थोड़ी सी यूजर गाइड पढ़नी पड़ेगी और पता होना चाहिए कि हुक्स क्या होता है। तो जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे अपना कोई रजिस्ट्रेशन कराया अपन ने, और रजिस्ट्रेशन कराने के जस्ट बाद आपको ईमेल भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हुक्स में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और जब अपन कराना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कराएंगे। फिर देखो एक यहाँ HTML पेज बना रहता है, तो हालांकि इसका कोई यूज नहीं इस HTML पेज का, लेकिन अगर मान लो कोई हैकर है या कोई मतलब दूसरा थर्ड पार्टी पर्सन अपने कोड में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करेगा, और जैसे ही वो फोल्डर को एक्सेस करेगा तो वो क्या है, अपने को एक एरर देगा, 403 फॉरबिडन की, ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। मतलब इंडेक्स वाली फाइल ऑटोमेटिक रन हो जाती है, तो वो क्या करेगा, अपने को ये एरर देगा। आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये होना जरूरी है। तो इसको क्या है अपन रहने देते हैं। फिर एक मिनट, फिर अगली फाइल जो अपनी होती है वो मेम्स कैशे की रहती है। तो ये क्या है, यहाँ पर अपन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि जब अपना होस्ट हो तो अपना जो कैशे है, कितना फाइल अपना कैशे की फाइल स्टोर करे, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना डिलीट करता जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, उसका कितना कैसे स्टोर करना है वो अपने कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसका कोई यूज नहीं है इस स्टेज में, जब आप सीख रहे हो। फिर जब अपन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। फिर अगला है माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन किसके लिए होता है कि अपन मान लीजिए अपन ने बहुत सारी डेटाबेस की फाइलें बनाई हैं, उसको अपने को क्या है, माइग्रेट करना है, मतलब उससे फिर से अपने को फाइल अपने को बनानी है। तो अपन क्या करेंगे, माइग्रेशन का यूज करेंगे। लेकिन इतना अच्छा माइग्रेशन क्या है, कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड नहीं कराता है। मतलब उसने कोशिश तो की थी चलाने की, लेकिन ये क्या करता है, उतना अच्छा मैनेजमेंट ये प्रोवाइड नहीं कराता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इस माइग्रेशन फाइल का यूज नहीं करेंगे। हालांकि मतलब जो कोऑर्डिनेटर का 4 वर्जन आया है उसमें बहुत सारी चीजें अपनी ऐड की है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है ना। तो अपन क्या करेंगे, अभी माइग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी लास्ट में अपन चेक करके देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। फिर है अपना माइम्स क्या करता है, जितने भी अपन सपोर्टेड फाइल है, जैसे अपन कोई फाइल अपलोड करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली फाइलें क्या करेगा, वो सपोर्ट करेगा अपलोड के समय, और ये वाली फाइल अपना अपलोड नहीं करेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ से चेक करा सकते हैं। जैसे CSV फाइल जो आप जानते हो उनको मैं बता रहा हूँ, जैसे CSV फाइल हो गई अपनी, PSD फाइल ये फोटोशॉप की फाइल होती है, ठीक है ना, PDF फाइल होती है। फिर है अपनी और कौन कौन सी, PPT हो गई, PPTX हो गई, ठीक है। और फाइलें हैं जैसे जिप हो गई, GZ फाइल हो गई, PHP फाइल हो गई। तो कौन कौन से अपने सपोर्टेड है इसमें, वो इसमें दिखा रहा है। कोई अगर एक्स्ट्रा आती है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर है प्रोफाइलर। इस फाइल में भी अपना कुछ है नहीं इसको यूज करने के लिए, लेकिन अपन को अगर पढ़ना है इसके बारे में तो अपन इस वाले फाइल में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इसका ज्यादा यूज नहीं। ये कराता क्या है अपने को, देखो इसका कोऑर्डिनेटर ये भी नहीं दे रहा है, सेम पेज कैनॉट भी। तो इसमें अभी अपने को ज्यादा कुछ यूज नहीं है। यूज कौन सा आएगा, अपना राउट वाली फाइल। राउट वाली फाइल में क्या कर सकते हो, आप रूट डिफाइन कर सकते हो। मतलब अपने को अगर कस्टम URL बनाना है, जैसे अपन क्या है, कोई भी जैसे अमेजन में आप जाते हो, ठीक है ना, अमेजन का अगर आप कोई प्रोडक्ट क्या करते हो, शो करते हो या देखते हो, जैसे मान लो ये एप्पल का लैपटॉप है या फिर ये वाला लैपटॉप, तो देखो URL अपना किस तरह से बनता है, amazon.com, फिर एप्पल मैकबुक चिप, फिर ये 13 इंच 256 GB, इस तरह का क्या है अपना URL बनता है। मैंने आपको बताया है अभी कि हमारा जो URL बनता है वो किससे बनता है, फंक्शन से बनता है ना। जो अपन क्या है कंट्रोलर में फंक्शन बनाते हैं उससे बनता है अपना URL। जैसे इंडेक्स हो गया, और कोई फंक्शन का नाम बनाए हैं तो उसको। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, राउट में अपना कस्टम जो है URL बना सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये क्या करता है, अपने को SEO के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे google.com में हम क्या करते हैं, गूगल वाले पेज में गए हम, और यहाँ पर ये वाला URL क्या है, एक्सेस करते हैं। तो देखो ये डायरेक्ट इस वाले URL को क्या करता है, अपना गूगल वाला उसको प्रोवाइड कराता है। देखो वही वाला पेज अपने को दिखा है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब SEO के लिए हमारा पेज पब्लिकली ज्यादा अवेलेबल हो या पब्लिकली ज्यादा एक्सेसिबल हो, और अपना जो URL है वो पढ़ने लायक हो, है ना। मतलब लोगों को पता चले कि हाँ ये URL किस चीज से रिलेटेड है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। कुछ चीजें अपन और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट में कौन सा कंट्रोलर रोड हो, या फिर अगर कोई पेज नहीं मिलता है तो हमारा कौन सी फाइल रन हो। जैसे 404 वाली पेज अपन क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला है स्माइलीज। देखो स्माइलीज के कैरेक्टर भी इसमें दिया
क्या है, और स्माइलीज के अपनी GIF इमेजेस ये अपने को डाउनलोड करनी पड़ेगी। पैक इसके आते हैं कोऑर्डिनेटर के, तो ये अपन अगर डाउनलोड कर लोगे तो अपनी जो इमोजीज के कैरेक्टर हैं वो भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये शॉर्ट कोड होंगे, है ना, ये शॉर्ट कोड है। तो इन शॉर्ट कोड का अगर आप यूज करोगे तो क्या कर सकते हो, आप इस कोड की जगह ये वाले इमेज को अपन शो करा सकते हैं। तो ये भी अपन करा के देखेंगे जब कभी अपना एप्लीकेशन बनाएंगे तब, है ना। तो ये स्माइली हेल्पर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर ये URL भी देता है अपने हर फाइल में, कि इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ये दिखा क्यों नहीं रहा, हेल्पर्स में गए, इसमें स्माइली का लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये आपको करा के दिखा दूंगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस शॉर्ट कोड का आप यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपके पेज में इसको रीड करेगा और इसकी जगह ये वाली इमेज लगा देगा कुल मिला के। फिर है यूजर एजेंट। अब आपको क्या है कि बहुत सारे कौन कौन सी चीजों में अपना जो है प्रोजेक्ट है वो रन हो सकता है। तो देखो, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, विंडोज के कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, फिर मैक के, आईफोन के, आईपैड के, एंड्रॉइड के, सिम्बियन OS, जितने भी अभी तक इसके जानकारी में है उसने सब कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ रख दिए हैं, ठीक ना। कुछ नहीं है तो वो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ ब्राउजर से रिलेटेड जो भी अपने पास ब्राउजर है वो भी इसने रख दिया है। फिर कौन कौन से मोबाइल ये सपोर्ट करता है, नेक्सस हो गया, आईपैड, सोनी एरिक्सन, जो भी है इसके पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके नोन में ये रखा हुआ है। फिर है रोबोट्स है, सॉरी, कि कुछ बोर्ड्स हैं जो टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं, उनके भी नाम यहाँ पर डिफाइन है। तो इनका भी ज्यादा कुछ यूज नहीं है। रेयर केस में पड़ता है कि जब कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं और उसमें हमारा क्लाइंट चाहता है कि इसका भी सपोर्ट चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट तो जितने भी नोन है आप जानते हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं भी जानते हो, उसका भी सपोर्ट ये क्या करता है, देता है। तो बेसिक अपने को कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, ये वाली फाइल कौन कौन सी चीजें रन हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन सी चीज अपने काम की है। पहला तो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है, कॉन्फ़िग के अंदर autoload.php फाइल में जाता है, ठीक। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से सारी चीजें ये क्या करता है, लोड कराता है। लेकिन कब, जब ऑटो लोड वाली फाइल में क्या करते हो, आप उससे रिलेटेड चीजें डालते हो। जैसे स्माइली हेल्पर को अपने को यूज करना है तो यहाँ पर अपने को क्या है, डालने पड़ेंगे। अपन जब फाइल अपलोड करेंगे ना, तो फाइल से रिलेटेड आपको हेल्पर यहाँ पर रखने पड़ेंगे, ठीक। तभी आप क्या करोगे, उसको यूज कर पाओगे। कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है या फंक्शन है आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लोड कराने पड़ेंगे, ठीक। तो अपन जब लोड कराते हैं उसके बाद ही ये चीजें रन होंगी। बाकी सारी चीजें जैसे प्रोफाइलर अपने को रन कराना है, ठीक है, और अपने को डॉक टाइप देखना है, फॉरेन कैरेक्टर देखना है, हुक्स के बारे में, तो इन सब चीजों को आपको ऑटो लोड में लोड कराना पड़ता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, कंट्रोलर में जाता, कंट्रोलर के पहले वो क्या करता है, एक फाइल में और जाता है, कौन सा, राउट वाली फाइल में, कॉन्फिग और route.php। यहां चेक करता है कि आपने URL में पर्टिकुलर राउट को डिफाइन किया, मतलब पर्टिकुलर कंट्रोलर को आपने डिफाइन किया है कि नहीं। अगर डिफाइन किया, जैसे वेलकम वाला आपका कंट्रोलर है, VELCOME, वेलकम वाला जो कंट्रोलर है आपने उसको डिफाइन किया है कि नहीं। अगर आपने नहीं लिखा है तो वो क्या करता है, यहाँ जो डिफॉल्ट कंट्रोलर आपने दिया है उसको लोड करा देगा। जैसे मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आप वेलकम्स कर देता हूं। अगर मैं वेलकम यहाँ लिखूंगा तब तो वो लोड कराएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा देता हूं तो वो क्या करेगा कि उसको नहीं मिला, क्योंकि वेलकम कंट्रोलर बना ही नहीं। तो या तो आप बनाओ या फिर आप इसको जो भी आपके बने हुए हैं उसके कंट्रोलर को आप यहाँ पर दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, उसको रन करा देगा। और फिर अपन क्या करता है, ये वेलकम कंट्रोलर उसके बाद क्या करता है, इसमें जो फंक्शन, पब्लिक फंक्शन बना रहता है उसको रन करता है। तो अपन चलते हैं कंट्रोलर के अंदर, वेलकम कंट्रोलर में गए। इसके बाद ये इंडेक्स फंक्शन को क्या करता है, रन करता है। तो एक्चुअली इंडेक्स फंक्शन अपने आप रन होता है, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे तो भी रन होगा, नहीं लिखोगे तो क्या है, तो भी वो रन करेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इंडेक्स फंक्शन अपना रन होगा, ठीक। तो ये देखो इस तरह से अपना क्या है, रन होता है। फिर ये क्या करता है, इसके बाद कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर्स में जाएगा। कंट्रोलर में जो भी फाइल आप कंट्रोलर को एक्सेस करना चाहते हो, या तो वो राउट में लिखा हो डिफॉल्ट कंट्रोलर, या फिर आप क्या करो, खुद से एक कंट्रोलर बनाओ
और उसको क्या है यहाँ पर लोड कराओ। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कंट्रोलर, और जैसे मान लीजिए एक नया कंट्रोलर अपन बना लेते हैं। कंट्रोलर के अंदर गया, मैंने फाइल बनाई, फाइल का नाम लिख देते हैं अपन अभी एडमिन डॉट पीएचपी। देखो फाइल का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में आपको रखना है, ठीक। और अपना जब क्लास बनाएंगे तो यहाँ पीएचपी का कोड स्टार्ट करिए, और यहाँ क्लास जो बनाएंगे उसको भी क्या क्या करना है, अपने को कैपिटल लेटर में देना है। एडमिन एक्सटेंड्स, मैंने बताया था ना, एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट करना, EXTENDS एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर कंट्रोलर। CI अंडरस्कोर कंट्रोलर, देखो CI और C इसमें दोनों कैपिटल में है, तो ऐसे ही रखना है अपने को। और इसके अंदर का कोई फंक्शन अपने को रन कराना है, जैसे अपन फंक्शन पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, PUBL पब्लिक फंक्शन, और इंडेक्स, और ये फंक्शन बनाया, यहाँ इको कराते हैं दिस इज एडमिन का इंडेक्स फंक्शन, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये वाला रन करेगा, सेमीकोलन लगा देते हैं, फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, अपन एडमिन को रन करेंगे, तो वेलकम की जगह क्या लिखेंगे, एडमिन, ठीक। फिर उसका कौन सा फंक्शन अपने को रन करना है, इंडेक्स। हालांकि इंडेक्स क्या होता है, अपने आप रन हो जाता है, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज एडमिन्स इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने को वो वाला फंक्शन रन करा के दे देगा। अब यहाँ अपने को अगर HTML पेज लोड कराना है तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, लोड करा सकते हैं। मतलब व्यू अपने को लोड कराना है तो व्यू बनाएंगे और उसको भी लोड करा सकते हैं। अपन अभी क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP को ही अगर रन कराना है अपने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट लोड व्यू और फाइल का नाम। तो व्यू में कोई फोल्डर का अपने को लोकेशन नहीं देना है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, व्यू वाले फोल्डर में ही फाइल को सर्च करेगा, ठीक है ना। तो वेलकम VELCOME अंडरस्कोर MESSAGE, ठीक। और साथ में अपने को एक्सटेंशन भी देने की यहाँ जरूरत नहीं है कि डॉट PHP लिखो, है ना, डॉट HTML लिखो, वो भी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। PHP फाइल ही बनानी है, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन आप क्या करोगे, नहीं दोगे। रन करते हैं तो देखो वो वाली फाइल रन हो गई है। नई फाइल एक बनाते हैं, व्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ स्मॉल में इसको लिख सकते हो माई फाइल डॉट PHP दिस, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, HTML का थोड़ा सा कोड, और डॉक्यूमेंट में टाइटल में भी गए माई फाइल, हाँ, और यहाँ H1 टैग लगाए, दिस मैसेज इज कम फ्रॉम माई फाइल इन व्यू फोल्डर, ठीक। इसको रन करा के देखते हैं। इंडेक्स एडमिन के इंडेक्स, तो इसको कहाँ देने की जरूरत पड़ेगी, अपने व्यू के अंदर अपना कौन सी फाइल का नाम है, माई फाइल डॉट PHP नहीं देना, ठीक है ना, सिर्फ हमने को फाइल का नाम देना। ये दिया, देखो दिस मैसेज इज कम फ्रॉम माई फाइल इन व्यू फोल्डर। व्यू फोल्डर में माई फाइल अपन ने बनाई थी, वो अपन ने क्या है यहाँ पर डिस्प्ले कराई, ठीक। तो ये इस तरह से अपना क्या है, रूट रन होता है। तो कंट्रोलर के अंदर जो भी अपना कंट्रोलर बना है डॉट PHP फाइल रन होगी, उसके अंदर क्या है, जो भी फंक्शन आपको कॉल कराना है वो रन होगा। तो हमारा किस तरह से URL बनता है, पहला URL बनेगा लोकल होस्ट, माने http:// लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम जो भी आपका फोल्डर है, तो इस केस में CI अंडरस्कोर लर्न। फिर उसके बाद अगर अपने को कॉल कराना है ये वाली फाइल लोड करानी, तो हमने एडमिन के अंदर ये वाली फाइल लोड कराई है, तो क्या लिखेंगे, एडमिन, पहले तो index.php स्लैश एडमिन, फिर स्लैश इंडेक्स। अब मान लो इंडेक्स फंक्शन नहीं है, यहाँ कोई और फंक्शन, जैसे पब्लिक PUBL पब्लिक फंक्शन सो मैसेज, ये वाला फंक्शन है अपन रन करा रहे हैं। दिस इको दिस इज मैसेज फ्रॉम एडमिन सो मैसेज फंक्शन, ठीक है। इको कराया सो मैसेज फंक्शन। अब इस फंक्शन को अपने को रन कराना है तो क्या करेंगे, URL में क्या लिखेंगे, CI अंडरस्कोर लर्न, यहां तक आएगा index.php, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर है और ये फंक्शन का नाम सो मैसेज,
देखो, तो दिस मैसेज कम फ्रॉम एडमिन शो मैसेज फंक्शन। इस फंक्शन को अपने को रन करना है तो अपना यूआरएल में क्या बनेगा, index.php तक आपको समझ में आ गया। ये इसको भी रिमूव करेंगे अपन कल, ठीक है ना, इसको index.php को, तो बिना index.php के भी अपना क्या है, रन होगा। अभी अगर अपन रन करेंगे तो वो क्या होगा, अपने को एरर देगा, नो फाउंड, नॉट फाउंड बता रहा है। तो अभी अपने को index.php देने की जरूरत पड़ रही है, index.php, तभी ये क्या करेगा, रन करेगा। फिर उसके बाद कंट्रोलर का नाम, उसके बाद उस कंट्रोलर का फंक्शन जो भी आपको रन कराना, ये कंट्रोलर का फंक्शन, नया फंक्शन बनाए, function फंक्शन, न्यू फंक्शन। देखो हमने क्या है, शुरू में पब्लिक नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पब्लिक नहीं लिखते हो या प्रोटेक्टेड नहीं लिखते हो या प्राइवेट नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहता, ठीक ना। अगर आपने यहाँ प्राइवेट लिख दिया तो ये प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने पब्लिक नहीं लिखा, ना प्राइवेट लिखा, ना प्रोटेक्टेड लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहेगा। इसको क्या कर सकते हो आप, एक्सेस कर सकते हो, इको दिस इज माई फंक्शन। ठीक, इस फंक्शन को अपने को कॉल कराना है तो हम क्या करेंगे, यूआरएल में जाएंगे, कंट्रोलर का नाम तो एडमिन ही है, सो फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे, न्यू फंक्शन, और इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये क्या बताएगा, दिस इज माई फंक्शन या न्यू फंक्शन, इसको न्यू, तो इसका मैसेज क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इसमें अभी तक किसी को कोई परेशानी, ये करके देखेगा। देखो साथ में आप अगर करोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या करोगे, आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को प्रोवाइड करा दूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड को, यहाँ से कोऑर्डिनेटर 3 आप डाउनलोड करिएगा, और जैसे मैंने बताया है कि आपको एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर का नाम रीनेम करना है, उसको htdocs में रखना है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको करके देखनी है कि आप कैसे यूआरएल को एक्सेस कर रहे हो और कैसे आप नई फाइल बनाओगे, नया कंट्रोलर बनाओगे, और उसके किसी फंक्शन को आपको एक्सेस करना है तो कैसे यूआरएल से आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे। समझ में आ गया, हाँ नहीं कुछ बोलिए, दीपचंद, रावेंद्र, अभी नहीं आया समझ में, ठीक है, देख लेंगे अपन कल भी, कल से थोड़ा सा इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस से इंटरेक्शन करना चालू करेंगे, तो वहां भी अपन अब इसी में काम करना है, इसमें भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो धीरे धीरे अपने समझ में आ जाएगा। दीपचंद समझ में आया कि नहीं आया, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें अपने को बनी बनाई मिल जाती है, जो अपन पीएचपी में अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें बनानी पड़ती है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें अपने को क्या है, बनी बनाई मिल जाएंगी, जो अपने को बनानी नहीं पड़ेगी। तो कल अपन क्या है कि बूट स्ट्रैप भी इसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे क्या बनाएंगे, हेडर फुटर इसमें कैसे अलग करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।